मैं स्पष्ट रूप से ड्रैगन जाति की सबसे शक्तिशाली रक्त रेखा वाला था, लेकिन ड्रैगन जाति के बुजुर्गों ने मुझे सांपों की गुफा में फेंक दिया ताकि मैं अपने हाल पर मर जाऊं, सिर्फ इसीलिए कि ड्रैगन जाति में सुनहरे रंग को सर्वोच्च माना जाता था, जबकि मैं एकमात्र काला ड्रैगन था और मेरे सिर पर ड्रैगन के सींग भी नहीं थे। इसलिए मुझे ड्रैगन जाति की शर्म माना जाता था। लेकिन जब मैं सांपों की गुफा में गिरा और मैंने एक सांप का अंडा निगल लिया, तो अचानक मेरा निगलने वाला सिस्टम जाग गया। मैं न केवल निगलकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता था, बल्कि उनके किसी एक गुण या वस्तु को भी यादृच्छिक रूप से प्राप्त कर सकता था। लेकिन सिर्फ 10 मिनट पहले तक मैं पूरे ड्रैगन समुदाय द्वारा तिरस्कृत किया जाने वाला एक अभिशाप था। तुम 5 पंजों वाले मिश्रित रक्त वाले नीच जीव, तुमने मेरा ड्रैगन मोती चुरा लिया है। बुजुर्गों, कृपया न्याय करें, ड्रैगन मोती पहले ही इसके शरीर में समा चुका है। इतना स्पष्ट झूठ और साजिश होने के बावजूद ड्रैगन बुजुर्गों ने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा और सीधे मुझे दंडित कर दिया। फिर निर्दयता से मुझे सांपों की गुफा में फेंक दिया। लोंग याओ मेरे सामने खड़ा था और घमंड से मुझे देख रहा था। तुम जैसे अशुद्ध रक्त वाले को, जिसने अपने माता पिता को भी खा लिया, ऐसे कचरे के साथ ही रहना चाहिए जो देवता बनने का सपना देखते हैं। लोंग छे, यह ड्रैगनवत गोली मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। ये धीरे धीरे तुम्हारे जीवन ड्रैगन मोती को नष्ट कर देगी। इस सांपों की गुफा में मेरे उपहार का आनंद लो। यह कहकर लोंग याओ मुड़कर चला गया। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, एक विशाल पत्थर ने एकमात्र निकास को बंद कर दिया। अगले ही क्षण अंधेरी और नम गुफा में चारों ओर अनगिनत हरी आंखें चमक उठी। सफेद आत्मिक सांपों की फुफकार लगातार गूंजने लगी। मैंने चारों ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे शरीर की हर शल्क खड़ी हो गई थी। ठंडा पसीना मेरी मूंछों से टपक रहा था। सफेद आत्मिक सांपों का झुंड तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। हर सांप की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी, जैसे मैं उनका अगला भोजन बन चुका हूं। इस स्थिति में मैं अपने शरीर पर पड़े घावों की परवाह नहीं कर सकता था। डर को दबाकर मैं उनके जहरीले हमलों से बचता हुआ तेजी से एक सांप के घोंसले में घुस गया। अभी मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक एक सुनहरी रोशनी मेरी आंखों में चुभ गई। नीचे देखा तो वहां सुनहरे निशानों वाला एक सांप का अंडा पड़ा था। चूंकि तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। ये अंडा मेरी ताकत वापस लाने में काम आएगा। यह कहकर मैंने गुस्से में पूरा अंडा एक ही बार में निगल लिया। होस्ट द्वारा एक प्राचीन आत्मिक सांप का अंडा निगला गया। निगलने वाला सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। होस्ट लोंगचे, जाति ड्रैगन, छिपी हुई दिव्य रक्त रेखा, दिव्य नीला ड्रैगन, स्थिति गंभीर विषाक्तता। यदि होस्ट 10 नीले ड्रैगन शल्क एकत्र कर ले तो दिव्य रक्त रेखा समय से पहले जागृत हो जाएगी। सिस्टम, ये क्या है? और मैं तो पूरी ड्रैगन जाति द्वारा तिरस्कृत हूँ, फिर मेरे अंदर दिव्य रक्त रेखा कैसे हो सकती है? क्या यह मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैं अभी सोच ही रहा था कि एक सफेद आत्मिक सांप ने मुझे खोज लिया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। इसे निगल लो और शक्तिशाली बन जाओ। मेरी आंखों का डर धीरे धीरे लालच में बदल गया। मौका देकर मैंने अपना विशाल मुंह खोला और सांप को एक ही बार में निगल लिया। उसे प्रतिरोध करने का समय भी नहीं मिला। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। बधाई हो, आपने पहली बार एक सफेद आत्मिक सांप को निगला है। आपको उसकी शक्तिशाली पुनर्जीवन क्षमता प्राप्त हुई है। आपकी साधना स्तर उन्नत हुआ। इनाम, एक नीला ड्रैगन शल्क। मेरे शरीर के घाव आंखों के सामने भरने लगे। मैं खुशी से उछल पड़ा। वाह, सच में मुझे उसकी शक्ति मिल गई। ये सिस्टम तो कमाल का है। तो इसका मतलब मेरी ताकत अब आसमान छूने वाली है। सफेद आत्मिक सांपों को निगलते निगलते मेरी शक्ति लगातार बढ़ती गई। 1 घंटे से भी कम समय में मेरी साधना सफलतापूर्वक अगले स्तर पर पहुंच गई। लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि एक ही प्रकार के जीवों को निगलने से केवल साधना बढ़ती है, नई क्षमताएं या अतिरिक्त ड्रैगन शल्क नहीं मिलते, जब तक कि मैं उनसे अधिक शक्तिशाली उसी जाति के जीव को न निगल लूं। उसी समय सांपों की गुफा में सो रहा सफेद आत्मिक सांपों का राजा अचानक जाग गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी भयानक आभा फैलाई और पूरे सांप समुदाय को बुलाया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके बहुत से सांप गायब हो चुके हैं, तो वह क्रोध से गरज उठा। कौन है जिसने मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की? उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से मेरी खोज शुरू कर दी। सफेद आत्मिक सांप राजा की साधना आत्मा स्तर पर थी। यद्यपि वह मुझसे केवल एक स्तर ऊपर था, लेकिन फिर भी मुझे आसानी से कुचल सकता था। जल्द ही उसने मेरी सही स्थिति खोज ली। वह पूरे सांपों के झुंड के साथ मुझे चारों ओर से घेरकर खड़ा हो गया। उसकी ठंडी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। तुम जैसे ड्रैगन जाति द्वारा त्यागे गए नीच जीव की इतनी हिम्मत! क्या ड्रैगन जाति सच में सोचती है कि मैं इतना आसान शिकार हूं? यह कहते ही उसकी आत्मिक शक्ति का दबाव मुझ पर टूट पड़ा। मेरा शरीर हवा में उठ गया। मेरी नसें दबने लगी, घाव बार बार फटने लगे और असहनीय दर्द होने लगा। पूरी गुफा में केवल मेरी चीखें गूंज रही थी। उस पल मुझे शक्ति के अंतर का वास्तविक एहसास हुआ। जब मैं पूरी तरह निराश होने लगा, तभी मेरे शरीर पर मौजूद नीले ड्रैगन शल्क चमकने लगे। अचानक एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मेरे पीछे एक विशाल दिव्य नीले ड्रैगन की परछाई प्रकट हुई। सफेद आत्मिक सांप राजा की आंखें फैल गई। वह अविश्वास से चिल्लाया, नीला ड्रैगन, ये कैसे संभव है? तुम तो एक अशुद्ध रक्त वाले ड्रैगन हो। तुम्हारे भीतर दिव्य नीले ड्रैगन की आभा कैसे हो सकती है? उस दिव्य आभा की सहायता से मैं
उसके दबाव से मुक्त हो गया। मैंने अपने तेज पंजे निकाले और पूरी शक्ति से उस पर झपट पड़ा। उसके शरीर पर 5 सेंटीमीटर गहरा घाव बना दिया, लेकिन उसकी पुनर्जीवन क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। सिर्फ 3 सेकंड में उसका घाव पूरी तरह भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह क्रोधित नहीं हुआ। उसकी आंखों में लालच भर गया। तो यह सच है, तुम्हारे भीतर सचमुच दिव्य नीले ड्रैगन की रक्त रेखा है। यदि मैं तुम्हें निगल लूं तो मैं स्वयं एक वास्तविक दिव्य ड्रैगन बन जाऊंगा। मैं हजारों वर्षों से इस गुफा में कैद हूं और आज आखिरकार मुझे ऐसा अवसर मिला है। यह सुनकर मेरे मन में खतरे की घंटी बज उठी। मैं भागने ही वाला था कि उसने जहरीला हमला कर दिया। मुझे समझ आ गया कि यह युद्ध टाला नहीं जा सकता। मैं अब आत्मा स्तर में प्रवेश कर चुका था। शायद मेरे पास लड़ने का मौका था। यदि मैं इसे निगल लूं तो मुझे नई क्षमता मिल सकती है। यह सोचकर मैंने डर छोड़ दिया और सीधे उस पर हमला कर दिया। कई दौर की लड़ाई के बाद मेरा शरीर घावों से भर गया, लेकिन सांप राजा लगभग बिना चोट के था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे भीतर की दिव्य नीले ड्रैगन की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ ही समय में मेरी साधना फिर नीचे गिर जाती। यह देखकर मैंने पूरी ताकत से उसकी पूंछ को काट लिया। सांप राजा दर्द से चिल्लाया और मुझे झटकने लगा। मैं दीवारों से टकराया, खून उगल दिया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। तभी मुझे याद आया, सफेद आत्मिक सांपों की एक कमजोरी होती है, उनकी जीवन आत्मा मोती। यदि वह नष्ट हो जाए तो वे तुरंत मर जाते हैं। मैंने उसकी पूंछ के पास एक विशेष घाव देखा। मिल गया। मैंने निगलने वाले सिस्टम की पूरी शक्ति सक्रिय कर दी और उसी स्थान पर दांत गड़ा दिए। होस्ट सफेद आत्मिक सांप राजा के जीवन आत्मा मोती को निगल रहा है। सिस्टम त्वरित मोड सक्रिय। सिस्टम की शक्ति लगातार बढ़ती गई। सांप राजा पागलों की तरह मुझे झटकता रहा, लेकिन मैंने दांत नहीं छोड़े। धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। अंत में वह पूरी तरह कमजोर पड़ गया। नहीं, यह कैसे संभव है? मैं तो बस एक कदम दूर था असली ड्रैगन बनने से। मैंने उसकी बात अनसुनी की और उससे पूरा निगल गया। तुरंत सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो, आपने पहली बार सफेद आत्मिक सांप राजा को निगला है। आपको उसकी मानसिक खोज क्षमता प्राप्त हुई है। आपकी साधना आत्मा स्तर तक पहुंच गई है। इनाम, एक नीला ड्रैगन शल्क। लेकिन उसी समय पूरी गुफा जोर से हिलने लगी। विशाल चट्टानें गिरने लगी। मैं समझ गया, बुरा हुआ, अभी की लड़ाई से पूरी गुफा ढहने वाली है। मैं पत्थरों से बचता रहा, लेकिन तभी मेरे शरीर में मौजूद ड्रैगनवध विष फिर सक्रिय हो गया। मैंने काला खून उगल दिया। मेरा शरीर कमजोर पड़ गया। मेरी चेतना धुंधली होने लगी। जब मुझे लगा कि अब मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, तभी एक लाल रंग की ढाल मेरे चारों ओर बन गई। उसने गिरते हुए सभी पत्थरों को रोक दिया। बेहोश होने से पहले मैंने केवल इतना देखा, एक लाल रंग की आकृति मेरी ओर दौड़ रही थी और चिंतित आवाज में मेरा नाम पुकार रही थी। काफी समय बाद मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। मेरे सामने एक अनजान गुफा थी। मेरे शरीर के सभी घाव सावधानी से बांधे गए थे। मैंने अपने शरीर की जांच की और आश्चर्यचकित रह गया। मेरे भीतर मौजूद ड्रैगनवध विष को किसी ने दबा दिया था। हालांकि वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह मेरे जीवन ड्रैगन मोती को और नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। बेहोश होने से पहले की बातें याद करने की कोशिश की। मुझे केवल इतना याद था कि एक लाल रंग की आकृति मेरी ओर दौड़ी थी और मेरा नाम पुकार रही थी, लेकिन उस आवाज को मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था। उसी समय गुफा के बाहर से कदमों की आवाज आई। मैं तुरंत सतर्क हो गया। मेरे शरीर के नीले ड्रैगन शल्क हल्के हल्के चमकने लगे। अगले ही पल एक लाल रंग का विशाल पक्षी अंदर आया। उसके पूरे शरीर पर अग्नि जैसी लाल चमक थी। उसके पंख जलती हुई लपटों की तरह दिख रहे थे। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर जीव कभी नहीं देखा था। उसने मुझे देखकर कहा, लोंगछे, आखिरकार तुम जाग गए। मेरा नाम रुआन चिंगुआन है। मैं ही तुम्हें सांपों की गुफा से बचाकर यहाँ लाया था। तुम्हारे शरीर का विष भी मैंने ही दबाया है। मैंने सावधानी से उसकी ओर देखा। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे याद नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। सच सच बताओ, मेरे पास आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? रुआन चिंगुआन हल्के से मुस्कुराया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझ पर विश्वास करो, मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हें ढूंढने आया हूँ। माता पिता का नाम सुनते ही मेरा शरीर कांप उठा। मैंने तुरंत कहा, बकवास मत करो। झूठ बोलने से पहले थोड़ी जानकारी तो जुटा लेते। मेरे माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं। मैं उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था। बचपन से ही मैं अनाथ होने के कारण अपमान और अत्याचार सहता आया था। यदि मेरे माता पिता जीवित होते तो वे मुझे लेने क्यों नहीं आए? अनजाने में मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। रुआन चिंगुआन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भाव दिखाई दिए। फिर उसने धीरे से कहा, लोंगछे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे माता पिता सचमुच जीवित हैं। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। बस वे इस दुनिया के नहीं है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इस दुनिया के नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? रुआन चिंगुआन ने समझाया, जिस दुनिया में तुम रहते हो वह अकेली दुनिया नहीं है। इसके ऊपर एक और उच्च आयाम वाली दुनिया मौजूद है। तुम्हारे माता पिता वहीं से आए हैं, लेकिन इस समय वह दुनिया भयंकर संकट का सामना कर रही है। उस संकट का मुकाबला केवल दिव्य जाति के 4 महान पवित्र पशु मिलकर ही कर सकते हैं। मैं चौंक गया। 4 महान पवित्र पशु? हाँ, मैं दिव्य झूछुए वर्मिलियन बर्ड वंश का उत्तराधिकारी हूँ और तुम्हारे भीतर दिव्य नीले ड्रैगन की रक्तरेखा बह रही है। इसलिए तुम्हारे भाग्य में दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी लिखी हुई है। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर ठंडी हंसी हंसा। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या?
बचपन से मुझे ड्रैगन जाति का अपमान कहा गया। सभी ने मुझे तिरस्कृत किया। यदि मेरे भीतर सचमुच कोई दिव्य रक्त रेखा होती तो मेरी यह हालत क्यों होती? रुआन छिंगयुआन शांत स्वर में बोला, ड्रैगन जाति के पास तुम्हारे माता पिता द्वारा छोड़ी गई एक वस्तु है। जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें सारे सत्य स्वयं समझ आ जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में झांका। मैं झूठ का कोई संकेत ढूंढना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ईमानदार लग रही थीं। उसी समय अचानक उसने खून की एक बड़ी मात्रा खांस दी। लाल रक्त जमीन पर गिरा। मैं घबरा गया। तुम्हें क्या हुआ? क्या मुझे बचाते समय तुम घायल हो गए थे? उसने सिर हिलाया। नहीं, यह चोट मुझे उच्च दुनिया में एक गद्दार ने दी थी, और इस दुनिया के प्रतिबंधों के कारण मेरी शक्ति अपने चरम का केवल 10% रह गई है। मैं हैरान रह गया। सिर्फ 10%? तो फिर तुम कर ही क्या सकते हो? रुआन छिंगयुआन का चेहरा तुरंत नाराज हो गया। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। जब तुम्हारी साधना पवित्र स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाएगी तब हम उच्च दुनिया में वापस जा सकेंगे। मेरे घावों का इलाज मैं स्वयं कर लूंगा। मैंने मन ही मन उपहास किया। फिर उसकी असली ताकत जांचने के लिए अपने भीतर की शक्ति सक्रिय की। एक काली ड्रैगन ऊर्जा उसकी ओर छोड़ी, लेकिन अगले ही क्षण बच्चों वाले खेल। रुआन छिंगयुआन ने बस अपने पंख हल्के से हिलाए और मेरी पूरी शक्ति हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूरी ताकत लगाई थी, फिर भी वह बिना किसी प्रयास के उसे नष्ट कर गया, और यह उसकी शक्ति का केवल 10% था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने चरम पर वह कितना शक्तिशाली होगा। मैंने तुरंत अपना अहंकार छोड़ दिया। धड़ाम से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रुआन छिंगयुआन चौंक गया। वह 2 कदम पीछे हट गया। अरे बकवास मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा? और तुम्हारी इतनी कमजोर साधना के साथ तुम्हें अपना शिष्य बताने में भी मुझे शर्म आएगी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब भी मैं कमजोर हूं, लेकिन यदि मैं जल्दी शक्तिशाली बनूंगा तभी उस उच्च दुनिया को बचा सकूंगा जिसके बारे में आपने बताया है। इसलिए मुझे सिखाना केवल मेरी मदद करना नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की मदद करना होगा। रुआन छिंगयुआन कुछ देर चुप रहा, फिर अनिच्छा से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखना, बाहर जाकर किसी को मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो, वरना मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। गुरुजी निश्चिंत रहे, मैं पूरी मेहनत करूंगा और कभी भी आपके नाम को कलंकित नहीं होने दूंगा। रुआन छिंगयुआन ने ठंडी आवाज में कहा। वह संकट आखिर कितना गंभीर है कि झूठवे कुल का एक वंशज खुद निचली दुनिया में मुझे ढूंढने आया और मुझे शिष्य बनाने पर भी राजी हो गया। इतना कहकर रुआन छिंगयुआन ने फिर एक मुंह खून उगल दिया। गुरुदेव, आपकी चोट कैसी है? क्या मुझे कुछ करना चाहिए? मैं मरूंगा नहीं, बस कुछ समय तक आराम और उपचार की आवश्यकता है। लेकिन तुम्हारे शरीर में मौजूद ड्रैगन विष तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। केवल मेरे द्वारा उसे दबाए रखना पर्याप्त नहीं है। यदि पूरी तरह विषमुक्त होना है तो बाघ कुल की रक्त बाघ हृदय घास प्राप्त करनी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुआन छिंगयुआन को विष दूर करने का तरीका भी पता होगा। लगता है मैंने जिस गुरु को इतनी मेहनत से अपना गुरु बनाया है वह सचमुच सही व्यक्ति है। गुरुदेव ने अभी अभी मेरी जान बचाई और मेरे शरीर के विष को भी दबाया है। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ऊर्जा खर्च की होगी और मैं अभी अभी उनका शिष्य बना हूँ। परंपरा के अनुसार मुझे उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। मैंने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको पता है कि पास के जंगल में कोई ऐसी औषधि है जो घाव भर सकती हो? आप बताइए, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। रुआन छिंगयुआन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। यहाँ पास में बैंगनी वन शाखा नाम की एक औषधि है जो उपचार में सहायक होती है, लेकिन जंगल की गहराइयों में अनेक खतरे हैं। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। बेकार मेहनत मत करो। मेरी चोट इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन मेरी शक्ति अब आत्मा दर्पण स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा मेरे पास निगलने वाली प्रणाली भी थी। यदि मैं जंगल की गहराई में जाऊं तो शायद मुझे जीवन का एक अवसर मिल सकता था। हो सकता है मुझे कोई अप्रत्याशित लाभ भी मिल जाए। गुरुदेव, मैं थोड़ा बाहर घूमकर आता हूँ। यह कहकर मैं अकेला गुफा से बाहर निकल गया। जैसे जैसे मैं जंगल के भीतर जाता गया, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और अधिक घनी होती गई। साथ ही भयानक दानव पशुओं के निशान भी बढ़ते जा रहे थे। मैंने श्वेत आत्मा सर्प राजा से प्राप्त मानसिक खोज क्षमता का उपयोग किया और बैंगनी वन शाखा की आभा खोजने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। वह पास की एक घाटी से आ रही थी। मैं चुपचाप आगे बढ़ा और एक विशाल चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगा। घाटी के बीचों बीच बैंगनी प्रकाश छोड़ती हुई एक दुर्लभ वन शाखा खड़ी थी। उसकी आयु कम से कम 1000 वर्ष थी। यही वह उपहार था जिसे मैं गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके चारों ओर 20 से अधिक रक्त दानव भेड़िए पहरा दे रहे थे। मैंने मानसिक खोज से उनकी शक्ति जांची। उनमें से अधिकांश उच्च स्तर के थे और कुछ आत्मा दर्पण स्तर के प्रारंभिक चरण में थे। यह देखकर मैंने गहरी सांस ली। यदि मैं सीधे वहां घुस जाता तो निगलने वाली प्रणाली होने के बावजूद वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देते। मैंने अपने कदम रोक लिए और सोचने लगा कि जोखिम उठाऊं या नहीं। तभी घाटी के दूसरी ओर से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत झुक गया और मानसिक खोज से आने वालों की पहचान करने लगा। अगले ही क्षण मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि लोंग याओ था, वही व्यक्ति जिसने मेरी मृत्यु का कारण बनाया था, और उसके साथ थी जियांग रुआयाओ।
वह मेरी बचपन की साथी थी, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था। मैं उसे अपने अंधकारमय जीवन की एकमात्र रोशनी मानता था। मैं हमेशा सोचता था कि जब मेरी शक्ति पर्याप्त बढ़ जाएगी, तब मैं उसे ड्रैगन कुल से दूर ले जाऊंगा, ताकि कोई उसे परेशान ना कर सके। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह लोंग याओ का हाथ थामे इतनी घनिष्ठता से उसके साथ चलेगी। वह निकम्मा लोंगचे तो तुम्हारे सामने नौकर बनने के भी लायक नहीं है। ये सुनकर लोंग याओ और भी घमंड से हंसने लगा। लेकिन तभी घाटी के बीच मौजूद रक्त दानव भेड़ियों के झुंड ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनके नेता ने क्रोध से एक भयानक गर्जना की और पूरा झुंड तुरंत सतर्क हो गया। 20 से अधिक रक्त लाल आंखें सीधे लोंगयाओ के हाथ में पकड़ी हुई बैंगनी औषधि पर टिक गई। लोंगयाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। जियांग रोयाओ भी डर के मारे पीली पड़ गई। भेड़ियों की संख्या बहुत अधिक थी। जल्द ही लोंगयाओ की स्थिति खराब होने लगी और वह उनका सामना नहीं कर पा रहा था। जियांग रोयाओ एक तरफ खड़ी होकर लगातार चीख रही थी। मैंने स्थिति को ध्यान से देखा। हालांकि उन भेड़ियों की व्यक्तिगत शक्ति मुझसे कम थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अगर मैं अभी लड़ाई में कूद पड़ता तो मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। चूंकि वे पहले ही भेड़ियों को क्रोधित कर चुके थे, बेहतर यही था कि पहले भेड़िए उनकी शक्ति खत्म कर दें और फिर मैं मौके का फायदा उठाऊं। इस तरह मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें भी सबक मिल जाएगा। यह सोचकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन कुछ ही क्षण बाद एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। जियांग रोयाओ अचानक रक्त दानव भेड़ियों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महान भेड़िया स्वामियों, सच में मेरा कोई दोष नहीं है। यह कहते हुए उसने तुरंत अपनी उंगली लोंग याओ की ओर कर दी। वही है, उसी ने तुम्हारी औषधि चुराई है। यदि मारना है तो उसे मारो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। उसकी बात सुनते ही सभी भेड़ियों की निगाहें लोंग याओ पर टिक गई। दबाव इतना भयानक था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। लोंग याओ क्रोध से कांप उठा। जियांग रोयाओ, तुम इतनी नीच हो। अभी थोड़ी देर पहले कौन मुझे वह औषधि लाने के लिए कह रहा था, और अब मुसीबत आते ही सारा दोष मेरे सिर मढ़ रही हो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग रोयाओ रोते हुए बोली। तुम ही उसे लेना चाहते थे। मैंने तो बस एक बात कही थी। इसका दोष मुझ पर कैसे डाल सकते हो? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से। उनका झगड़ा लगातार बढ़ता गया। लेकिन रक्त दानव भेड़ियों को उनकी बहस से कोई मतलब नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि उनकी 1000 वर्षीय औषधि चुरा ली गई थी। उन्होंने लगातार लोंगयाओ पर हमला करना शुरू कर दिया। जब लोंगयाओ लगभग भेड़ियों के हाथों मारा जाने वाला था, तब उसने घबराकर वह औषधि दोनों हाथों से आगे बढ़ा दी। मत मारो, कृपया मत मारो। औषधि यहाँ है, मैं इसे वापस कर देता हूँ। बस मेरी जान बख्श दो। लेकिन भेड़ियों ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनके नेता ने एक विशाल पंजा उठाकर उसकी ओर हमला कर दिया। लोंगयाओ घबराकर पीछे हट गया। उसके हाथ से औषधि लगभग छूटकर जमीन पर गिरने वाली थी। यह देखकर मेरा दिल धक से रह गया। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यह वही औषधि है जिसे मैं अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में लाना चाहता हूँ। अगर यह नष्ट हो गई तो मुझे इतनी अच्छी औषधि दोबारा कहाँ मिलेगी? मैं तुरंत चट्टान के पीछे से बाहर निकल आया। एक काली छाया की तरह मैं भेड़ियों के नेता से टकराया और उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया। लोंगयाओ और जियांग रोयाओ मुझे देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गई। लोंगचे, तुम अभी तक जिंदा हो? जियांग रोयाओ कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ी रही। उसने देखा कि मैं पहले जैसा कमजोर और दयनीय नहीं रहा था। अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही मासूमियत और बेचारगी का अभिनय लौट आया। उसने जबरदस्ती अपनी आंखों में आंसू भर लिए और मेरी ओर भागती हुई आई। छे भैया, आप मुझे बचाने आ गए। मुझे पता था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप मेरी परवाह किए बिना नहीं रह सकते। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। अभी तुमने और लोंगयाओ ने जो कुछ कहा, उसका एक एक शब्द मैंने सुन लिया है। अब ये बेचारी बनने का नाटक मत करो। तुम्हें देखकर मुझे घृणा होती है। मेरी बात सुनते ही जियांग रोयाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। फिर उसने तुरंत सारा दोष लोंगयाओ पर डालने की कोशिश की। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये सब लोंगयाओ ने मुझसे करवाया था। तुम जानते हो कि ड्रैगन कुल में उसकी कितनी ऊंची हैसियत है। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें फंसाने में उसकी मदद करूं। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें बचाने के बारे में सोचती रही। मैं तुम्हें सांपों की गुफा से निकालने भी जाना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। उसका रंग बदलने की गति सचमुच किताब के पन्ने पलटने से भी तेज थी। अगर मैंने अभी अभी अपने कानों से सब कुछ न सुना होता तो शायद मैं उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेता। मैंने उसकी ओर देखा। चेहरे पर आंसू, दया मांगती हुई आंखें, जैसे वह हमेशा से निर्दोष रही हो। लेकिन आज पहली बार मैं उसका असली चेहरा देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली और उसे मुंह मोड़ लिया। उधर लोंगयाओ भी होश में आ चुका था। वह गुस्से से चिल्लाया, जियांग रोयाओ, तुम जहरीली औरत! ड्रैगन मोती मेरे घर से चुराकर लोंगछे के घर में रखने का विचार तुम्हारा था, और अब तुम सारा दोष मेरे ऊपर डाल रही हो। तुम सचमुच नीच और विश्वासघाती हो। फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। तुम जैसे काले रक्त वाले निकृष्ट व्यक्ति अभी तक जिंदा कैसे हो? लेकिन जिंदा रहने से क्या होगा? इतने सारे रक्त दानव भेड़ियों के सामने तुम भी मरने वाले हो। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सीधे अपने हाथ से
काली ड्रैगन ऊर्जा की एक लहर छोड़ी। लोंग याओ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। वह जोरदार प्रहार से उछलकर दूर जा गिरा और एक पेड़ से टकराया। उसके शरीर के पुराने घाव फिर से फट गए और खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर जियांग रोयाओ का पूरा शरीर कांप उठा। उसी समय रक्त दानव भेड़ियों का नेता जोर से दहाड़ा और अपने बाकी साथियों के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। अब मेरे पास लोंग याओ और जियांग रोयाओ पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैंने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, फिर अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करते हुए आसमान की ओर एक भयानक गर्जना की। अगले ही क्षण आकाश से अनगिनत बिजली की धाराएं नीचे गिरी। वे सीधे रक्त दानव भेड़ियों पर आकर गिरी। कमजोर भेड़िए तुरंत झुलसकर जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर काले पड़ गए। जो थोड़े शक्तिशाली थे उनकी शक्ति भी बहुत कम हो गई। यहाँ तक कि भेड़ियों का नेता भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके मुंह से काला खून निकल पड़ा। वह अविश्वास से मुझे घूरने लगा। तुम जैसे ड्रैगन कुल के मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? यह असंभव है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। तुमने मेरे इतने साथियों को घायल कर दिया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। उसका शरीर अचानक कई गुना बड़ा हो गया। मैंने अपनी जांच क्षमता से देखा तो पाया कि उसकी शक्ति थोड़े समय में 50% बढ़ गई थी। रक्त पिपासु उन्माद। मेरे मन में उत्साह जाग उठा। 50% शक्ति बढ़ाने की क्षमता, बहुत बढ़िया। यह शक्ति अब मेरी होगी। भेड़िया नेता पागलों की तरह मेरी ओर झपटा। उसकी गति पहले से दोगुनी हो चुकी थी। मैं लगातार पीछे हटता गया और उसे जंगल की गहराई में ले गया। कुछ देर बाद मुझे दो विशाल पेड़ दिखाई दिए जो आपस में इतने पास थे कि उनके बीच केवल एक संकरा रास्ता बचा था। मैंने जानबूझकर एक गलती का मौका दिया। भेड़िया पूरी ताकत से मेरी ओर झपटा, लेकिन अंतिम क्षण में मैं एक तरफ हट गया। भेड़िया अपनी रफ्तार रोक नहीं पाया और सीधे दोनों पेड़ों के बीच फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकल सका। मैं मुस्कुराया। अब संघर्ष करना छोड़ दो, शांतिपूर्वक मेरी शक्ति बढ़ाने का साधन बन जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, जब मैं दुनिया को बचाऊंगा तब तुम्हारे इस योगदान को कभी नहीं भूलूंगा। भेड़िया मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और असंतोष भरा हुआ था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने तुरंत निगलने वाली प्रणाली सक्रिय की और उसे पूरी तरह निगल लिया। इसके बाद मैं वापस लौटा और बाकी घायल रक्त दानव भेड़ियों को भी एक एक करके निगल गया। तभी मेरे मन में प्रणाली की सूचना गूंजी, बधाई हो मेजबान, आपने आत्मा दर्पण स्तर के रक्त दानव भेड़िया राजा को निगल लिया है। आपको रक्त पिपासु उन्माद क्षमता प्राप्त हुई है। युद्ध के दौरान आपकी शक्ति 50% तक बढ़ सकती है। आपकी साधना आत्मा दर्पण स्तर के उच्च चरण तक पहुंच गई है। इनाम, एक नीली ड्रैगन शल्क संग्रह प्रगति 3। इस बार की प्राप्ति वास्तव में बहुत बड़ी थी। रक्त दानव भेड़ियों के झुंड को खत्म करने के बाद मैं मुड़कर लोंग याओ और जियांग रोयाओ की ओर बढ़ा। वे मुझे देखकर डर के मारे लगातार पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर पहले वाला घमंड बिल्कुल गायब हो चुका था। मैं धीरे धीरे लोंग याओ के पास पहुंचा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके घाव इतने गंभीर थे कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लोंग छे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे पास मत आना। मैं ड्रैगन कबीले के दूसरे बुजुर्ग का इकलौता बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो पूरा ड्रैगन कबीला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे तुम्हारा दुनिया के अंत तक पीछा करेंगे और तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। मुझे लगा कि शायद लोंग याओ मेरे माता पिता के बारे में कुछ जानता होगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न मारूं तो बताओ मेरे माता पिता कौन थे? क्या वे मेरे लिए कुछ छोड़ गए थे? लोंग याओ ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी वजह से नहीं मरे थे? मुझे क्या पता उनके बारे में। जल्दी मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसे वास्तव में कुछ नहीं पता था। जब उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती थी तो उसे जीवित रखने का कोई कारण भी नहीं था। मैं उठ खड़ा हुआ और निगलने वाली प्रणाली डिवाउरिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया। यह देखकर लोंग याओ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। लोंग छे, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब मेरे पास उसकी बातें सुनने का धैर्य नहीं था। सिस्टम की शक्ति फूट पड़ी। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और अंत में सुनहरी रोशनी में बदलकर मेरे अंदर समा गया। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बधाई हो, आपने आत्मा दर्पण स्तर के लोंग याओ को निगल लिया है। आपको गोल्डन बेल आर्मर क्षमता प्राप्त हुई है जो राजा जेड स्तर के एक घातक हमले को रोक सकती है। आपकी साधना राजा जेड स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। पुरस्कार, एक हरी ड्रैगन स्केल। संग्रह प्रगति 4 में से 1। मेरी आभा पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने शरीर पर दिखाई दे रहे सुनहरे कवच को देखा। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। संभवतः यह दूसरे बुजुर्ग ने अपने बेटे को दिया था। दूसरी ओर जियांग रोयाओ ये दृश्य देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था। वह रोते हुए बोली, छे भैया, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप मुझे नहीं मार सकते। पिछली बार मैंने लोंग याओ की मदद करके आपको फंसाया था, लेकिन वह मेरी गलती थी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। हम पहले की तरह फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वह लगातार गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया और उसने अपना असली रूप दिखा दिया। लोंग छे, तुम खुद को क्या समझते हो? सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी साधना थोड़ी बढ़ गई है? मैंने लोंग याओ को चुना था, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं थे। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। आखिर तुम एक बिना पैरों वाले काले ड्रैगन थे।
उसकी बदलती हुई बातें सुनकर मुझे केवल व्यंग्य महसूस हुआ। यही वह व्यक्ति थी जिससे मैं कभी अपना प्रकाश समझता था। मैंने उससे बहस करना उचित नहीं समझा और उसे समाप्त करने के लिए फिर से प्रणाली सक्रिय कर दी। उसी समय दूर स्थित गुफा की दिशा से रुआन छिंगयुआन की दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरा दिल घबरा उठा। गुरुजी, मैं तुरंत गुफा की ओर देखने लगा। बस एक पल के लिए मेरा ध्यान भटका और जियांग रोयाओ ने किसी अज्ञात तकनीक का उपयोग कर अपनी उपस्थिति पूरी तरह छिपा ली। मैंने तुरंत मानसिक खोज शक्ति का उपयोग किया, लेकिन तब तक वह बहुत दूर जा चुकी थी। धत्तेरे की, उसे छिपने की कला भी आती थी। सचमुच मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। मैंने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन गुरुजी की हालत गंभीर थी, इसलिए उसका पीछा करने का समय नहीं था। मैंने जमीन से 1000 वर्षीय बैंगनी लिंगजी उठाई और तेजी से गुफा की ओर दौड़ पड़ा। गुफा के बाहर पहुंचकर मैंने देखा कि रुआन छिंगयुआन बेहद कमजोर अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उनके लाल पंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी और उनके होठों पर खून लगा हुआ था। गुरुजी, मैं उनके पास दौड़ा और बैंगनी लिंगी उनके मुंह में डाल दी। जड़ी बूटी तुरंत घुल गई और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर उनके शरीर में फैल गई। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने मुझे देखकर कमजोर आवाज में कहा, तुम वापस आ गए। मैंने उन्हें सहारा देते हुए पूछा, गुरुजी, आपको अचानक क्या हो गया? मैंने आपकी जांच की थी, आपकी हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कुछ गहरी सांसें ली और कहा, कुछ नहीं, मैंने अभी एक विशेष गुप्त विधि का उपयोग करके अगले दिव्य पशु का स्थान झात किया है। वह रेड लेक रिज चिहुलिंग में है और वही स्थान तुम्हें विष का इलाज खोजने के लिए भी जाना है। मैंने पूछा, लेकिन आपको इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? रुआन छिंगयुआन हल्के से मुस्कुराई। इस संसार का अपना स्वर्गीय नियम है। मैंने गुप्त विधि से भाग्य और भविष्य में झांकने की कोशिश की, जो स्वर्गीय नियमों का उल्लंघन था। उसका प्रतिघात होना स्वाभाविक था। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना गंभीर होगा। लगता है हमें कुछ दिन आराम करके ही आगे बढ़ना होगा। यह सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। गुरुजी चारों दिव्य पशुओं को जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए इतना बड़ा मूल्य चुका रही थी। मैंने मन ही मन संकल्प लिया और कहा, गुरुजी, आप आराम कीजिए, सिर्फ लिंगजी पर्याप्त नहीं है। मैं अभी और औषधियां खोज कर लाता हूँ। इसके बाद मैं बिना रुके बाहर निकल गया। अगले कुछ दिनों तक मैं लगातार ऐसी जड़ी बूटियां खोजता रहा जो उनकी चोटों को ठीक कर सके। मेरी मानसिक खोज शक्ति की वजह से मुझे कई दुर्लभ औषधियां मिली, यहाँ तक कि कुछ हजारों वर्ष पुरानी भी। मेरी साधना भी धीरे धीरे स्थिर होती गई। मेरी मेहनत से गुरुजी की चोटें लगातार ठीक होने लगी। इसी दौरान नाम मात्र की गुरु होने के बावजूद रुआन छिंगयुआन ने मुझे पूरी निष्ठा से प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने युद्ध कौशल, दिव्य रक्त रेखा को नियंत्रित करने के तरीके और अनेक महत्वपूर्ण तकनीकें मुझे सिखाई। मैंने भी पूरी लगन से सीखा। हालांकि मेरी साधना बहुत नहीं बढ़ी, लेकिन मेरी युद्ध क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। अब समान स्तर के साधक मेरे सामने टिक नहीं सकते थे। जब उनकी चोट लगभग पूरी तरह ठीक हो गई, तब हम दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। ड्रैगन कबीले के महल में दूसरा बुजुर्ग एकांत साधना कर रहा था। अचानक उसके सामने रखी हुई लोंगयाओ की जीवन दीप चांगमिंग लैंप बुझ गई। पटक! दीप बुझते ही दूसरे बुजुर्ग के मुंह से खून निकल पड़ा। उसने तुरंत आंखें खोली और अविश्वास से बुझी हुई दीपशिखा को देखने लगा। उसकी आभा अचानक उग्र हो गई। असंभव! मेरा बेटा कैसे मर सकता है? उसके पास तो मेरा दिया हुआ गोल्डन बेल आर्मर भी था। आखिर कौन है जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? उसी समय जियांग रोयाओ बुरी हालत में भागती हुई अंदर आई। दूसरे बुजुर्ग, बड़ी मुसीबत हो गई। लोंग याओ मर गया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही क्रोधित दूसरे बुजुर्ग ने उस पर दबाव डाल दिया। बताओ, किसने मेरे बेटे को मारा? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके शरीर से निकले दबाव के कारण जियांग रोयाओ जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से भी खून निकल आया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बोली, वह निकम्मा लोंगचे, उसे सांपों की गुफा में फेंका गया था, लेकिन वह मरा नहीं। उसकी शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। लोंग याओ भाई ने बस उससे कुछ बातें कही थी, लेकिन उसने उन्हें सीधे निगल लिया। यह सुनकर दूसरा बुजुर्ग स्तब्ध रह गया। क्या कहा तुमने? सचमुच उसी निकम्मे लोंगचे ने मेरे बेटे को मारा? हाँ, जियांग रोयाओ ने एक आध्यात्मिक प्रमाण भी निकाल कर दिखाया। दूसरे बुजुर्ग का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। लोंगछे, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, तुम वास्तव में एक अभिशाप हो। अब तुमने मेरे बेटे को भी मार डाला। वह बाहर की ओर चिल्लाया। मेरा आदेश सुनो। राजा जेडस्तर और उससे ऊपर के सभी ड्रैगन योद्धा तुरंत इकट्ठा हो। हम लोंगचे को पकड़ने जा रहे हैं। मैं अपने हाथों से उसे चीर कर अपने बेटे का बदला लूंगा। तभी जियांग रोयाओ बोली, दूसरे बुजुर्ग, मैं बचपन से उसके साथ बड़ी हुई हूँ। मैं उसकी आदतों और स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे भी साथ जाने दीजिए। मैं स्वयं लोंगयाओ भाई का बदला लेना चाहती हूँ। दूसरे बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। उसने अपना दबाव वापस ले लिया और कहा, अच्छी बच्ची, तुम इतनी दूर सिर्फ खबर देने आई हो? मेरा बेटा भाग्यशाली था कि उसे तुम्हारी जैसी मंगेतर मिली। जियांग रोयाओ के चेहरे पर धोख दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में ठंडी हंसी गूंज रही थी। लोंगछे, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम जी भी ना सकोगे और मर भी ना सकोगे। मैं और रुआन छिंगयुआन रेड फॉक्स फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता बिल्कुल शांत नहीं था। हमें कई ड्रैगन योद्धाओं का सामना करना पड़ा। वे सभी लोंग याओ की मृत्यु की खबर सुन चुके थे और मुझे पकड़कर दूसरे बुजुर्ग के सामने ले जाकर पुरस्कार पाना चाहते थे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी।
सबसे शक्तिशाली भी केवल आत्मा दर्पण स्तर का था। वे मेरे सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। मैंने उन्हें हराते हुए रुआन छिंगयुआन से सीखी हुई कई तकनीकों का अभ्यास भी किया। हालांकि इससे हमारी यात्रा थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन मेरी युद्ध कला और भी निखर गई। कुछ दिनों बाद हम आखिरकार रेड फॉक्स फॉरेस्ट पहुंच गए। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। असंख्य टाइगर कबीले के लोग और अन्य जातियों के साधक वहां मौजूद थे। रुआन छिंगयुआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आसपास का निरीक्षण किया और कहा, हम सही समय पर आए हैं। आज टाइगर कबीले की 100 वर्षों में एक बार होने वाली युद्ध प्रतियोगिता शुरू हुई है। मैंने उत्सुकता से पूछा, विजेता को क्या मिलेगा? उन्होंने उत्तर दिया, पहले स्थान का पुरस्कार है रेड ब्लड टाइगर हार्ट ग्रास। यह ऐसी औषधि है जो सैकड़ों प्रकार के विषों का उपचार कर सकती है। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। क्या यही मेरे शरीर में मौजूद रेड ड्रैगन पिल के विष का उपचार नहीं है? तो फिर यह तो बिना मेहनत के मिल जाएगा। रुआन छिंगयुआन मुस्कुराई। चलो प्रतियोगिता देखते हैं। उसी बहाने हम औषधि भी हासिल कर लेंगे और 4 दिव्य पशुओं में से श्वेत बाघ, व्हाइट टाइगर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हम भीड़ के साथ प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में अचानक मारपीट की आवाज सुनाई दी। मैंने उधर देखा। कुछ टाइगर योद्धा एक घायल युवक को घेरकर पीट रहे थे। वह युवक जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। एक टाइगर हंसते हुए बोला, शाओ लियान, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। इस बार प्रतियोगिता का विजेता निश्चित रूप से शाओ यान होगा। तुम जैसे अपंग व्यक्ति उसकी बराबरी करने का सपना भी कैसे देख सकते हो? दूसरा बोला, तुम अब सिर्फ एक निकम्मे हो। हम तुम्हें मार रहे हैं, यही तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अक्ल हो तो रेड टाइगर रिज छोड़कर भाग जाओ। इतना कहकर उन्होंने उस युवक को फिर लाते मारनी शुरू कर दी। उस युवक का नाम शाओ लियान था। वह खून थूक रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी से दया की भीख नहीं मांगी। यह दृश्य देखकर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। रुआन छिंगयुआन ने मेरी ओर देखा। क्या हुआ? तुम बीच में पढ़ना चाहते हो? मैंने सिर हिला दिया। उसे देखकर मुझे अपना पुराना रूप याद आ रहा है। शायद उसकी मदद करना अपने पुराने स्वयं की मदद करने जैसा होगा। मैं आगे बढ़ा और उसके सामने एक सुरक्षात्मक अवरोध खड़ा कर दिया। टाइगर योद्धा मुझे देखकर हंसने लगे। ये 5 पंजों वाला काला ड्रैगन कहां से आ गया? हमारे मामलों में दखल देने आया है? क्या इसे मरने की जल्दी है? मैंने जवाब देना भी उचित नहीं समझा, बस हाथ उठाया और बिजली की एक चमक छोड़ी। तुरंत एक टाइगर योद्धा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर काला पड़ गया था। मैंने लगातार कई बिजली के प्रहार किए। कुछ ही क्षणों में वे सभी बुरी तरह जल चुके थे। वे कांपते हुए दया की भीख मांगने लगे। ड्रैगन महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। यह टाइगर कबीले का क्षेत्र था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। वे तुरंत भाग खड़े हुए। मैं शाओस लियान के पास गया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या मैंने तुमसे मुझे बचाने को कहा था? क्या तुम सोचते हो कि अब तुम मेरे उद्धारकर्ता बन गए हो? मैं कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर गिर पड़ा। मैंने फिर मदद करनी चाहिए, लेकिन वह चिल्लाया, दूर रहो, मुझे मत छुओ। मैं अब एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी सारी शक्ति नष्ट हो चुकी है। वे लोग सही कहते हैं, इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। तभी रुआन छिंगयुआन आगे आई। उनकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट थी। इतना निराश क्यों हो रहे हो? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मजबूत बनना सिर्फ ऊंची साधना पर निर्भर नहीं करता। रुआन छिंगयुआन ने शाओ लियान को देखते हुए कहा, मजबूत बनना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारी साधना कितनी ऊंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ दांव पर लगाने का साहस है या नहीं। फिर उन्होंने एक गोली निकालकर उसकी ओर फेंकी। यह शुद्धि मज्जा गोली शिसुई डांड है। ये तुम्हारे शरीर को फिर से बना सकती है और तुम्हारी नष्ट हो चुकी नसों तथा ऊर्जा मार्गों को पुनर्जीवित कर सकती है। लेकिन इसे खाने के बाद जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। 10 में से 9 लोग मर जाते हैं। तुम इसे सह पाओगे या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारे भाग्य और इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर देखा। चलो, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से चल पड़े। शाओ लियान जमीन पर पड़ी उस गोली को घूरता रहा। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थी। वह कुछ नहीं बोला। जब हम काफी दूर निकल गए, तब भी वह उस गोली को देखता रहा। आखिरकार उसने दांत भींचे और निर्णय ले लिया। उसने गोली उठाई और एक ही बार में निगल ली। अगले ही क्षण भयानक पीड़ा उसके पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा मानो उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और नसें एक साथ टूटकर फिर से बन रही हो। वह दर्द सह नहीं पाया। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। मैं और रुआन छिंगयुआन युद्ध प्रतियोगिता के मैदान में पहुंच गए। वहां का माहौल बाहर की तुलना में बिल्कुल अलग था, क्योंकि रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी। प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी थी। मैंने सिर उठाकर अखाड़े की ओर देखा। उस समय मंच पर एक मुकाबला चल रहा था, लेकिन वह लगभग समाप्त होने वाला था। गाइस, अगर तुम लोग ऐसे ही नए नए एनिमे देखना चाहते हो जो अभी तक यूट्यूब के किसी भी चैनल पर नहीं आए हैं, तो एपीडी एनिवर्सरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही नए नए एनिमे आते रहेंगे। लेकिन वीडियोस आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि तुम लोगों के लिए नए और क्वालिटी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और वक्त लगता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और तुम लोग किस तरह के एनीमे देखना चाहते हो, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।